दोस्तों, सुबह सुबह का समय था। प्रिया बाथरूम में नहा रही थी। नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती तभी अचानक इसका जो पिता होता है वो रूम पे आ जाता है। वो किसी काम से कुछ सामान वगैरह लेने के लिए बाहर गया हुआ था और जैसे ही सामान लेकर कमरे में आता है तभी अचानक पिता की नज़र प्रिया पर पड़ती है। और जैसे ही वो प्रिया के भीगे हुए बदन को देखता है उसके अंदर एक अजीब सी बिजली कौंध जाती है। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। फिर वो अपनी बेटी को ऊपर से नीचे तक देखता है और उस कमरे से बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन जो पिता होता है वो फिर उसी टाइमिंग पे उसी समय वहीं पर पहुंच जाता है और तब फिर अपनी बेटी को नहाकर बाहर आते हुए देखता है। अब ये सिलसिला रोज का हो चला था। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है इसका नाम जयप्रकाश होता है। इसकी जो पत्नी है वो खत्म हो चुकी है। इसकी एक बेटी और होती है, उसकी शादी हो चुकी है। इसके कोई लड़का नहीं होता है और जयप्रकाश अपनी बेटी प्रिया के साथ अकेले घर पर रहता था। ये व्यक्ति जयप्रकाश एक योजना बनाता है। फिर इस कहानी में एक हत्या होती है और उस हत्या करने के बाद उसके सिर को धड़ से अलग करके जहां तहां फेंका जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा थ्रेड न्यूज चैनल पर आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जगह किस जिला से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अपने अगले वाले वीडियो में जरूर लूंगा। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। यहीं पर एक गांव पड़ता है गोला। गोला में ही विष्णुपुर नामक एक जगह होती है। यहीं पर जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति की दो बेटियां होती हैं। एक का नाम होता है राधा और दूसरे का नाम होता है प्रिया। ये व्यक्ति एक बिजनेस करता है। यही गोला नामक गांव में ही एक बिजनेस होता है। बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। पूरा परिवार जो था वो हंसी खुशी रह रहा था। होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, साथ रहते थे। बेटियां चूंकि छोटी थी, 10-12 साल उम्र थी दोनों की, और दोनों की उम्र के बीच में 1-2 साल का ही अंतर था, तो कोई ज्यादा अंतर दिखता नहीं था। पूरा परिवार, ये 4 लोगों का परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था। तभी अचानक 2009 में जयप्रकाश की पत्नी का निधन हो जाता है और जयप्रकाश जो होता है वो अंदर से टूट जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और गुमसुम सा रहने लगता है। कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उसका जो मन था वो अपने आप में एक अपने आप को कचोटना शुरू कर देता है। जयप्रकाश जो था वो किसी से बातचीत नहीं करता था। धीरे धीरे करके दिन साल महीने बीतते गए और किसी तरह जयप्रकाश ने अपनी बीवी के गम से अपने आप को उबारा। ये व्यक्ति धीरे धीरे अपनी दुकान में मन लगाने लगा। धीरे धीरे करके इसकी जो दो बेटियां थी, प्रिया और राधा, इन लोगों की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा में मन लगाने लगा। और धीरे धीरे करके जब ये दोनों बड़ी होने लगी तो इनकी शादी की नौबत आ गई। तो जो बड़ी बेटी थी राधा, इसके लिए इसके गांव में ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढना ये शुरू करता है। लेकिन गांव में इसको लड़का नहीं मिलता है, तो गांव से कुछ दूर बाहर शहर में इसको एक लड़का मिल जाता है। वहां पर ये अपनी बेटी राधा की शादी तय कर देता है। राधा की शादी हो जाती है, खूब धूमधाम से शादी होती है। अच्छा खासा पैसा भी लगता है शादी में, दहेज भी देता है। लड़का भी अच्छा था और लड़के का परिवार भी अच्छा था। राधा ससुराल जाती है। राधा बहुत खुश रहती है कि मेरे पापा ने इतने अच्छे लड़के से मेरी शादी की। राधा बहुत खुश रहती है। तभी समय धीरे धीरे बीतता रहता है दोस्तों। और क्योंकि अब जयप्रकाश का कोई लड़का तो था नहीं, तो जयप्रकाश और उसकी बेटी प्रिया, क्योंकि माँ तो मर चुकी थी, धीरे धीरे करके यही लोग घर पे अकेले रहते हैं। ये लड़की थी, ये इंटर में पहुंच जाती है और इंटर पास हो जाती है। इंटर पास होने के बाद ये कॉलेज में दाखिला लेती है और धीरे धीरे करके इसकी भी उम्र 18 को हो चली थी। प्रिया भी जवान हो गई थी, खूबसूरत हो गई थी, हसीन हो गई थी। और जो इसका पिता था ये इसकी भी शादी करने के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। और ये अपनी बेटी प्रिया को बहुत प्यार करता था और
अब चाहता था कि इसका भी विवाह किसी अच्छे लड़के से कर दे। तभी अचानक एक दिन जयप्रकाश सुबह सुबह सब्जी लेने गया था। सब्जी लेकर जैसे ही घर पर पहुंचता है और चूंकि दरवाजा खुला हुआ था, तो बिना खटखटाए सीधे घर के अंदर आ जाता है। अब चूंकि ये लोग आम आदमी थे, तो घर तो इतना बड़ा होता नहीं है दोस्तों कि 2-4 कमरे हो, बेटियों का अलग, बाप का अलग। नॉर्मल परिवार था, किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। तो जैसे ही ये कमरे के अंदर घुसता है, इसकी जो बेटी थी वो बाथरूम से बाहर निकल रही थी। बेटी का भीगा हुआ बदन देखता है और इसके अंदर अजीब अजीब से ख्याल आना शुरू कर देते हैं। अब इसकी पत्नी जो थी वो 2009 में मर चुकी थी, उसको मरे काफी समय हो चुका था। ये अकेला रहता था, घर पर कोई नहीं था। तो इसकी जो बेटी थी उसको देखना इसको अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद अगले दिन फिर से ये वही काम करता है। पहला जो इसके साथ हुआ था वो तो गलती से हुआ था, लेकिन अगले दिन ये जानबूझकर उसी टाइमिंग में, जब इसकी बेटी नहाकर बाहर बाथरूम से बाहर निकलती थी, उसी टाइमिंग में वहीं पर बाथरूम के आसपास घूमता रहता था। इस तरह करते करते जब इसकी बेटी बाथरूम से बाहर निकले नहाकर, ये उसको देखता था। फिर जब 3 बार, 4 बार, 6 बार इस तरह से होता गया, और इसने फिर एक योजना बनाई कि मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। और अपनी बेटी के साथ ये एक योजना बनाता है, उसी योजना के तहत काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अचानक एक दिन रात को इसको अपनी बीवी की बहुत ज्यादा याद आती है और ये अपनी बेटी को बुलाता है कि प्रिया इधर आओ। प्रिया उसके घर उसके पास आ जाती है और वहीं पर बैठ जाती है और पूछने लगती है, पापा क्या बात है? कहता बेटा कुछ नहीं, और धीरे से प्रिया के बदन में हाथ लगाना शुरू कर देता है। जो प्रिया थी उसको पहले कुछ नहीं था, वो तो सहज ही बैठी हुई थी और अपने पिता के साथ बातचीत कर रही थी। दोस्तों, रात का समय था, रात काली और घनी थी और जयप्रकाश के दिमाग में कुछ और ही चीज घूम रही थी, लेकिन प्रिया को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी धीरे धीरे करके जो जयप्रकाश होता है, ये इसके बदन को छूना और ज्यादा शुरू कर देता है, इसके बालों को, इसकी पीठ को सहलाना शुरू कर देता है। जो प्रिया थी वो थोड़ी असहज हो जाती है और कहती है, पापा आप क्या कर रहे हैं? इतने में जयप्रकाश कहता है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी बात है। उसके बाद ये और इस तरह के काम करना शुरू कर देता है। उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इसका फिर जब एक दिन मन हुआ, तो फिर इसने अपनी बेटी को बुलाया और फिर उसके बदन को इस तरह से सहलाना शुरू कर दिया। अब इसका ये रोज का काम हो गया था। देखा कि प्रिया विरोध नहीं कर रही है, तो उसकी हिम्मत और आगे बढ़ी और उसने एक दिन जब रात में प्रिया को बुलाया, तो प्रिया के ऊपर जब हाथ लगाना शुरू किया, उसके बाद जब प्रिया ने उसका कोई विरोध नहीं किया, तो उसी रात को जबरदस्ती करके प्रिया के साथ उसने गलत संबंध बना लिए। फिर अगले दिन वही काम जयप्रकाश ने फिर से कर दिया। उसके बाद ये काम जयप्रकाश का रोज का हो गया। रोज रात को जयप्रकाश आता और प्रिया के साथ जबरदस्ती करता। प्रिया जो थी वो पिता के एहसानों तले दबी थी। वो प्रिया जो थी वो पिता से कुछ नहीं कह पा रही थी। वो अंदर अंदर घुट घुट कर जी रही थी कि किसी तरह इस चंगुल से बाहर निकला जाए। अब वो किसी को अगर बताती तो क्या बताती, उसकी बात में कोई विश्वास न करता और बदनामी ही होती। उसने सोचा कि अगर मैं ये सब बाहर बताऊंगी तो पिता की भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। प्रिया ने सोचा क्यों ना मैं ये घर से बाहर निकल जाऊं और इस घर को छोड़कर ही चली जाऊं। प्रिया के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे दोस्तों, और प्रिया ने एक योजना बनाई और एक दिन रात को प्रिया वहां से भाग गई। असल में प्रिया का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रिया उसी लड़के के साथ भाग जाती है, उस लड़के से शादी कर लेती है और एक शॉपिंग मॉल में काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो जो लड़का था वो भी नॉर्मल था और किसी तरह अपना जीवन चला रहा था। अब ये शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल का काम करना शुरू कर देती है, लेकिन जो उसका पिता था, पिता की याद तो आती है दोस्तों। खून का रिश्ता कैसा भी हो, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। अपने अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। जो प्रिया थी वो बहुत परेशान रहती थी और उसको अपने पिता की याद आती थी कि मेरे पिताजी कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, नहीं पी रहे होंगे। दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में आती थी। अब प्रिया सोचती रहती थी और एक दिन प्रिया अपने पिता से मिलने उसके घर पहुंच गई। पिता बहुत खुश हुआ, उसको चाय पानी कराया, नाश्ता कराया और
एक रात प्रिया उसके घर में रुकी, लेकिन जो जयप्रकाश था उसने प्रिया के साथ कोई भी काम नहीं किया। वो बहुत खुश हुआ था कि मेरी बेटी वापस आ गई। इसके बाद प्रिया को लगा कि मेरे पिताजी शायद सुधर गए होंगे, तो वो हर हफ्ते, हर महीने जयप्रकाश के घर पे आने लगी। धीरे धीरे करके जब वो ज्यादा आने लगी तो एक दिन जयप्रकाश ने फिर से वही काम करने की सोची, और रात को जैसे ही प्रिया वहां पर थी तो प्रिया के कमरे में जाता है और कहता है, प्रिया मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। प्रिया बोलती है, हाँ पिताजी बोलिए, क्या बात करनी है। और फिर अचानक जयप्रकाश होता है उसको सहलाना शुरू कर देता है, लेकिन प्रिया जो थी वो इस समय पूरा मूड बना के आई थी, अगर अगर मेरे पिताजी ऐसा कुछ करेंगे तो मैं पिताजी को सबक सिखा दूंगी। दोस्तों, उसके बाद जो जयप्रकाश होता है वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसका विरोध करती है और अपने पिता को थप्पड़ थप्पड़ मारती है। उसके बाद उसका जो जयप्रकाश जो उसका पिता था वो शांत हो जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो प्रिया जयप्रकाश के घर से चली जाती है। जयप्रकाश फिर से अकेला हो जाता है और जयप्रकाश सोच रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, इतने दिनों के बाद मेरी बेटी आई और फिर मैंने वही गलती कर दी। जयप्रकाश को अपने अंदर भी पश्चाताप महसूस होने लगा। जयप्रकाश सोच रहा था कि यार क्या करूं, हर बार मैं वही गलती कर देता हूं, अब मेरी बेटी चली गई है, मेरे पास कोई नहीं है। इधर जो इसकी बेटी राधा थी वो इसके घर पे आती जाती थी। इसको इस बारे में कुछ नहीं पता था, उसको बस इतना ही पता था कि जो प्रिया है उसने भागकर शादी कर ली है और वो अपनी जिंदगी में खुश है। क्योंकि प्रिया ने राधा को कोई बात नहीं बताई थी, इसलिए राधा तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। इसी तरह दोस्तों आना जाना इसी तरह चलता रहा और एक दिन राधा अपने पति के साथ बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी। पति को ड्यूटी भी जाने का समय हो रहा था और राधा अपने अंदर अपने आप में कुछ बेचैन सी लग रही थी। राधा को जो पति होता है वो राधा से बोलता है कि क्या हुआ राधा, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। वो कहती है, यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं, बस अंदर से कुछ बेचैनी बेचैनी लग रही है। तभी दोस्तों अचानक एक फोन आता है और जैसे ही वो फोन आता है राधा फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। जैसे ही राधा का पति जो विनोद होता है वो बोलता है कि क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो, आखिरकार बात क्या है, किसका फोन आया था, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो राधा कहती है, कुछ नहीं, जो मेरी बहन थी अब वो अब इस दुनिया में नहीं रही, प्रिया अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। राधा बहुत रोती है, विनोद भी बहुत रोता है। दोस्तों ये जो फोन था ये फोन किसी और का नहीं, ये फोन होता है पुलिस का। गोला थाना क्षेत्र की जो पुलिस होती है इनके पास उसका फोन आता है और वो लोग बोलते हैं कि आपकी जो बहन है प्रिया, उसकी हत्या कर दी गई है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग पुलिस स्टेशन में चले आइए। उसके बाद दोस्तों ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर इनको जो देखने को मिलता है, इन लोगों के पैरों तले जमीन खसक जाती है। एक लाश बरामद होती है। वो लाश जो होती है वो कंकाल बन चुकी थी, धड़ अलग था, सर अलग था और एक जगह एक बैग में इसके कपड़े पड़े हुए थे। ये सब कुछ बरामद होने के बाद कातिल की तलाश शुरू होती है और इन लोगों से पूछताछ होती है। पुलिस पूछताछ करती है कि आप लोगों को किसी के ऊपर शक है, आप लोगों को क्या लगता है ये काम कौन कर सकता है। तो ये लोग बोलते हैं कि सर हमें तो नहीं पता कि क्या कौन हो सकता है, लेकिन बस ऐसा तो कोई न किसी की हम लोगों से दुश्मनी है न कुछ है, पता नहीं किसने ये कांड कर दिया। इसके बाद दोस्तों तहकीकात होती है और तहकीकात होते होते पुलिस सबूतों के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ती है और उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू करती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस मोबाइल की लाइव लोकेशन वगैरह चेक करती है और एक व्यक्ति तक पहुंचती है। ये जो व्यक्ति होता है ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसका अपना पिता जयप्रकाश होता है। जैसे ये बात राधा और उसके पति उसके घर वालों को चलती है तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खसक जाती है। अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जयप्रकाश ने ये काम किया तो क्यों किया। उसके बाद पुलिस जयप्रकाश को पकड़ लेती है और जयप्रकाश की अच्छे से थाने के अंदर ले जाकर मरम्मत की जाती है। जयप्रकाश की जब पिटाई होती है
तो जयप्रकाश एक एक करके पूरा वाकया उगलना शुरू कर देता है। सर, ये जो मेरी बेटी प्रिया है, इसकी माँ के मरने के बाद मैंने दोनों बेटियों की परवरिश शुरू की और एक बेटी जो राधा थी, जो बड़ी बेटी है, उसकी मैंने शादी कर दी और उसका परिवार बहुत ही अच्छे से रह रहा था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं घर पर अकेले रहता था, मुझे अपनी पत्नी की याद आती थी। धीरे-धीरे करके मेरी जो प्रिया बेटी थी वो जवान हो चली थी और इससे मैंने अपने शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। उसी शारीरिक संबंध की वजह से प्रिया मुझे छोड़कर चली गई थी। अचानक जब ये छोड़कर चली गई तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा आघात लगा और मुझे लगा कि ये पूरी मेरी ही गलती थी, जिस वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई। भागकर इसने शादी कर ली। शादी के बाद भी ये बेटी मेरे पास आई, कई बार मेरे से मुलाकात हुई और मेरे पास आकर फिर पहले जैसे रुकने लगी, क्योंकि ये मेरी बेटी थी, मैं इससे बहुत प्यार करता था और ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर जब ये मेरे यहाँ रुकने के लिए आने लगी, फिर मैंने सोचा शायद ये मुझे फिर अपने आप को सौंपने के लिए आई है, तो मैंने फिर इसके ऊपर जोर जबरदस्ती करनी शुरू की, लेकिन उसने विरोध करना शुरू कर दिया और 27 जुलाई 2019 को मैंने गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इसके जो जिस्म था उससे संबंध बनाया, उसके बाद इसका जो जिस्म था उससे संबंध बनाया, फिर इसका जो शरीर था, इसके सर को धड़ से अलग किया और एक अलग लिफाफे में, एक अलग बोरे में इसके सिर को भरा और एक अलग बोरे में इसके धड़ को भरा और एक और बोरा था जिसमें मैंने इसके कपड़ों को भर दिया और जाके गोला थाना क्षेत्र के नाले में फेंक दिया। मुझे इसका बहुत ज़्यादा पछतावा है और मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरीके की ये बात बोलता है और पूरी जब कहानी इसने पुलिस के सामने रखी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और सबके रोंगटे खड़े हो गए। जो राधा थी वो अपने पिताजी से मिलने गई और बोली, पिताजी आपने ये क्या कर डाला, भावनाओं का आवेश में आकर आपने पूरे घर को तबाह कर दिया। प्रिया इतनी अच्छी लड़की थी और आपने उसके साथ संबंध बनाया, आपने बहुत गलत किया, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना सब बोलकर जो प्रिया थी वो वापस चली गई और इसके बाप को जेल हो गई। इसके बाप के ऊपर 302, 201, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और ये केस अभी चल रहा है। फिलहाल ये इसका जो बाप है वो जेल में है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो रिश्तों को तार-तार कर देते हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और समाज में इस तरीके की जो गंदगियाँ हैं उनसे बचना चाहिए। जो राधा थी, राधा ने अपने पिता को खोया, एक पिता ने अपनी बेटी को खोया और एक पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। किसी के चले जाने से मतलब ये नहीं होता है कि अपनी बेटी के ऊपर वो गंदी नज़र डालना शुरू कर दे। एक मर्यादा होती है और एक घर परिवार होता है। घर परिवार को घर परिवार बनाकर चलना चाहिए दोस्तों। ऐसी ही सीख इस कहानी से मिलती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। जो भी लोग कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अपने अगले वीडियो में जरूर लूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियां मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।